हमारे एक श्रोता ने भारतीय संविधान में हुए संशोधनों से जुड़े कई दिलचस्प दस्तावेज भेजे हैं। अक्सर हम संविधान को एक पवित्र और न बदलने वाली किताब मान लेते हैं जी। लेकिन आज की चर्चा इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। हम देखेंगे कि ये कैसे एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। और ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। उन्होंने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। अच्छा। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से प्रेरणा लेकर उन्होंने अनुच्छेद 368 के तहत इसमें बदलाव का रास्ता खुला रखा। उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये तो भारत की 75 साल की कहानी है। उसके राजनीतिक टकराव, सामाजिक बदलाव और आर्थिक सपनों की कहानी जो इन संशोधनों में छिपी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रक्रिया से कि आखिर संविधान बदलता कैसे है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर संतुलन का पूरा खेल टिका है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 3 तरीके हैं। 3 तरीके। हाँ। पहला, सबसे आसान साधारण बहुमत, यानी सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा की सहमति। अच्छा, तो ये कुछ सीमित मामलों में ही होता होगा। जी, जैसे नए राज्य बनाना या नागरिकता के नियम वगैरह। लेकिन ज्यादातर बड़े बदलावों के लिए इसके लिए तो ज्यादा मजबूती चाहिए होगी। बिल्कुल। यही दूसरा तरीका आता है विशेष बहुमत। इसमें 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। 2 शर्तें? हाँ, एक तो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ज्यादातर संशोधन इसी रास्ते से होते हैं। यानी एक ही दस्तावेज में सख्ती भी है और नरमी भी। लेकिन क्या इस लचीलेपन का कभी गलत इस्तेमाल भी हुआ है? जहां सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आसानी से संविधान बदल दिया हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारी आज की चर्चा में इसका जवाब कई बार सामने आएगा। एक तीसरा तरीका भी है जो सबसे मजबूत कवच है। अच्छा। ये तब इस्तेमाल होता है जब बदलाव देश के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के शक्ति संतुलन पर असर डालता हो, जैसे राष्ट्रपति चुनाव का तरीका या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। तो इसमें राज्यों की भी भूमिका होती होगी? हाँ, इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी जरूरी होती है। ये तो कमाल की व्यवस्था है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद 1951 में ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। इतनी जल्दी ऐसी क्या नौबत आ गई? देखिए, इसकी वजह सिर्फ कानूनी अड़चन नहीं थी। ये देश की 2 सबसे बड़ी ताकतों, संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की पहली बड़ी चिंगारी थी। अच्छा। उस समय की सरकार जमींदारी उन्मूलन और आरक्षण जैसी सामाजिक नीतियां लागू करना चाहती थी, लेकिन वो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जैसे कुछ अदालती फैसले आड़े आ रहे थे। तो एक तरफ नेहरू का मानना था कि बड़े सामाजिक न्याय के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और दूसरी तरफ अदालतें कह रही थीं कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो सर्वोच्च है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी टकराव को हिल करने के लिए पहला संशोधन लाया गया। इसके 3 बड़े पहलू थे। जी। पहला, अनुच्छेद 15 में एक नया खंड जोड़कर राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया। इसी ने आरक्षण की नींव रखी। और दूसरा, बोलने की आजादी पर लोक व्यवस्था जैसे कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद था, 9वीं अनुसूची। ये क्या बला थी? 9वीं अनुसूची एक तरह का, यूं समझिए, एक जादुई बक्सा था। जादुई बक्सा? हाँ, सरकार जो भी कानून इस बक्से में डाल देती उस पर अदालत की नजर नहीं पड़ सकती थी, यानी उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अरे! शुरुआत में इसका मकसद भूमि सुधार कानूनों को बचाना था, लेकिन जाहिर है इस बक्से का इस्तेमाल और दुरुपयोग दोनों ही जमकर हुए। तो पहले ही साल में नींव हिल गई थी। इसके बाद एक और बड़ा काम था, देश को एक सूत्र में पिरोना। हाँ, 7वां संशोधन यानी 1956 का बहुत बड़ा था। इसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राज्यों की ABCD वाली पुरानी श्रेणियां खत्म की और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसने तो भारत के अंदरूनी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और इसी दशक में 8वें संशोधन ने SC/ST के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ाया, एक ऐसी परंपरा जो आज तक जारी है। तो 50 के दशक ने सामाजिक और भौगोलिक नींव रखी। अब 60 के दशक में क्या हुआ? ऐसा लगता है कि इस दशक में भारत का नक्शा अभी भी बन ही रहा था। बिल्कुल। 60 के दशक में कई संशोधन भारत के नक्शे को पूरा करने पर ही केंद्रित थे।
जैसे पुर्तगाली और फ्रांसीसी शासन से आजाद हुए गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली। इन इलाकों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भारत में मिलाया गया। हर विलय की अपनी एक कहानी थी। यानी सीमाओं का निपटारा भी हुआ। जी। 9वें संशोधन के जरिए बेरूबारी यूनियन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अहम बात कही। क्या? कि भारत अपनी जमीन किसी दूसरे देश को सिर्फ एक सरकारी आदेश से नहीं दे सकता, उसके लिए संविधान में संशोधन करना ही होगा। अच्छा। इसी दशक में नागालैंड को विशेष दर्जे के साथ एक नया राज्य बनाया गया और सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़कर भाषाओं के गुलदस्ते को और बड़ा किया गया। तो 60 के दशक में देश का भूगोल तो तय हो गया, लेकिन 70 के दशक में देश की राजनीति का भूगोल पूरी तरह बदलने वाला था। हाँ, यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को ही हिला दिया। इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ मामले के फैसले से। इसमें कोर्ट ने कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में कटौती करने की शक्ति नहीं है। ये सरकार को सीधी चुनौती थी। और सरकार का जवाब क्या था? जवाब में आया 24वां संशोधन 1971। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब संसद ने एक कानून पास करके खुद को ही असीमित शक्तियां दे दी। क्या ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी शक्ति संतुलन का मजाक नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही उस समय की सबसे बड़ी बहस थी। इस संशोधन ने साफ कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। और राष्ट्रपति? इसने राष्ट्रपति के लिए भी संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया। ये न्यायपालिका और संसद के बीच कौन बड़ा है की लड़ाई का एक तरह से चरम था। इसी दशक में और भी बड़े बदलाव हुए। राजा महाराजाओं के दिन भी लद गए। जी। 26वें संशोधन ने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स यानी उन्हें मिलने वाली विशेष पेंशन और सुविधाओं को खत्म कर दिया, और 31वें संशोधन ने बढ़ती आबादी को देखते हुए लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। और फिर आया वो संशोधन जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संशोधन। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपातकाल के दौरान हुए इस एक संशोधन ने संविधान में इतने बड़े और इतने सारे बदलाव किए कि यह अपने आप में एक छोटे संविधान जैसा था। अच्छा। इसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य भी तो इसी से जुड़े थे। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया भाग 4A जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। राष्ट्रपति के हाथ पूरी तरह बांध दिए गए। अब उन्हें कैबिनेट की हर सलाह माननी ही पड़ती थी। और राज्यों की शक्तियों का क्या? वो भी कम कर दी गई। शिक्षा और वन जैसे 5 अहम विषय राज्य सूची से छीनकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए, जिससे इन पर केंद्र का दबदबा बढ़ गया। और सबसे नाटकीय बदलाव, लोकसभा का कार्यकाल ही बदल दिया गया। जी, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। यह लोकतंत्र की मूल भावनाओं पर एक बड़ा प्रहार था। लेकिन इतिहास का पहिया घूमा, नई सरकार आई और उसने इन बदलावों को पलटने की कोशिश की। सही कहा। 44वें संशोधन 1978 एक तरह से महासुधार था। आपातकाल के कड़वे अनुभव से सीखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। ये बहुत जरूरी था। और ये भी तय हुआ कि आपातकाल सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही लगेगा। और संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ, जो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है? 44वें संशोधन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार? देखिए, फर्क यह है कि मौलिक अधिकार सरकार से छीने नहीं जा सकते। उन्हें लागू करवाने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार कानून बनाकर नियंत्रित कर सकती है। अच्छा, तो ये संतुलन बनाने की कोशिश थी ताकि व्यक्तिगत संपत्ति देश के विकास कार्यों में बाधा न बने? बिल्कुल। राष्ट्रपति को भी थोड़ी शक्ति वापस मिली। अब वो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे। मतलब एक बार सवाल पूछने का हक तो मिला। जी। और लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल भी वापस 5 साल कर दिया गया। 70 के दशक की उथल-पुथल के बाद 80 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति एक बड़ी समस्या बन गई थी। इसी दल बदल की बीमारी को रोकने के लिए 52वां संशोधन लाया गया 1985 में। इसने संविधान में 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून जोड़ा। इसका मकसद क्या था?
मकसद था पैसे या पद के लालच में जनादेश का अपमान करने वाले सांसदों और विधायकों पर रोक लगाना। और इसी दौर में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने रातों रात करोड़ों युवाओं की किस्मत बदल दी। आप 61वें संशोधन की बात कर रही हैं। हाँ। 1988 का वो संशोधन जिसने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये एक क्रांतिकारी कदम था। इसने भारत के लोकतंत्र को दुनिया के सबसे युवा लोकतंत्रों में से एक बना दिया। और 90 के दशक में दिल्ली का भी कद बढ़ा। हाँ, 69 संशोधन ने दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का विशेष दर्जा दिया। और 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। लेकिन इस दशक के 2 संशोधन ऐसे थे जिन्हें जमीनी लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। निस्संदेह 73वां और 74वां संशोधन ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये सत्ता के पिरामिड को उलटने की कोशिश थी। सत्ता को उलटना? हाँ, पहली बार देश के लाखों गांवों और शहरों को सीधे संवैधानिक अधिकार और फंड्स मिले। 73वें ने पंचायतों को और 74वें ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठा कोई अफसर ये तय नहीं करेगा कि गांव की सड़क कहाँ बनेगी या नाली कहाँ साफ होगी। बिल्कुल, ये फैसला गांव के लोग खुद करेंगे। इन संशोधनों ने नियमित चुनाव, महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया। यानी सत्ता उन लोगों के हाथ में पहुंची जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती थी। सही कहा, ये भारतीय लोकतंत्र का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। नई सदी की शुरुआत शिक्षा के अधिकार जैसे एक बहुत बड़े वादे के साथ हुई। हाँ, 86वां संशोधन 2002 एक और मील का पत्थर था। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। यानी शिक्षा का अधिकार अब जीवन के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण हो गया। जी। और सरकारों के बढ़ते आकार पर भी लगाम लगाई गई। अक्सर हम देखते थे कि गठबंधन बचाने के लिए 100 मंत्री बना दिए जाते थे। इसी जंबो कैबिनेट की प्रथा को रोकने के लिए 91वां संशोधन आया। इसने तय किया कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये तो एक बहुत बड़ा सुधार था। इसने दल बदल कानून को भी और सख्त बनाया। और इसी साल 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हो गईं। और फिर आया देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, GST। 101वां संशोधन 2016, जिसने वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया। इसका मकसद था एक देश एक टैक्स। लेकिन ये बहुत जटिल भी था। हाँ, इसने केंद्र और राज्यों के दर्जनों अलग-अलग टैक्स को एक में मिला दिया। ये आजाद भारत के सबसे बड़े और सबसे जटिल आर्थिक सुधारों में से एक था। हाल के वर्षों में ऐसा लगता है कि संशोधनों का ध्यान सामाजिक समीकरणों और आरक्षण पर केंद्रित हो गया है। हाँ, ये एक स्पष्ट ट्रेंड है। 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 103वें संशोधन ने पहली बार आर्थिक आधार पर यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। ये आरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय था। बिल्कुल, और ये सिलसिला जारी रहा। 104वें संशोधन ने SC/ST के लिए आरक्षण तो बढ़ाया, लेकिन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था खत्म कर दी। और 105वें संशोधन ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परखते हुए राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति वापस दे दी। और अब हम आते हैं सबसे ताजा और चर्चित संशोधन पर, 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है। बिल्कुल, 106वां संशोधन जो 2023 में आया, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसमें एक पेंच है। ये लागू कब से होगा? यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। ये अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने की प्रक्रिया? जी, ये आबादी के ताजा आंकड़ों के आधार पर होता है। यह एक बहुत बड़ी और जटिल कवायद है, जिसमें अभी कई साल लग सकते हैं। तो ये थी पहले संशोधन से लेकर 106वें तक की हमारी यात्रा। हर बदलाव अपने समय की कहानी कहता है। कभी सामाजिक न्याय की, कभी राजनीतिक संतुलन की, तो कभी आर्थिक सुधार की। ये पूरी कहानी दिखाती है कि हमारा संविधान क्यों एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है। ये किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि देश की बदलती जरूरतों और उम्मीदों को अपने अंदर समेटते हुए लगातार विकसित हो रहा है। यही इसकी ताकत है।